हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलयू अपडेट। वर्षा भारद्वाज दिस साइड। तो हम लोग बीएससी बॉटनी के सेमेस्टर फर्स्ट में पेपर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों का मेन टॉपिक क्या रहने वाला है, जो भी डाइवर्सिटी है हमारे आसपास माइक्रोबायोलॉजी में, माइक्रोब्स में, वो सब हम पढ़ रहे हैं। तो हमारी इस यूनिट में अभी तक जो हमने पढ़ा वायरसेस के बारे में पढ़ा। पूरे पेपर में हमें वायरसेस के बारे में पढ़ना है, बैक्टीरिया, एल्गे और कुछ फंजाई के बारे में भी पढ़ना है। तो अभी तक हमारे जितने भी लेक्चर्स आए उनमें हमने वायरसेस के बारे में जो बेसिक डिटेल्स थी वो समझी, वायरसेस में क्या रेप्लिकेशन का तरीका है वो देखा, प्लांट वायरसेस कौन से हैं, किस तरीके से इन्फेक्शन करते हैं और क्या-क्या सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं और ट्रांसमिशन कैसे देखने को मिलता है। और कुछ प्लांट में वायरसेस, कुछ इन्फेक्शियस पैथोजेन्स जो हैं जैसे कि टीएमवी हो गया, बैक्टीरियोफेग हो गया, इनका रेप्लिकेशन कैसे होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है और इनके बारे में बेसिक डिटेल्स क्या हैं, ये सब हमने अभी तक के लेक्चर्स में पढ़ा। तो आज इस यूनिट का लास्ट लेक्चर रहने वाला है, जो कि है आपका लेक्चर नंबर 5। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वायरॉइड्स के बारे में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और एक छोटा लेक्चर रहने वाला है। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में अगर इस यूनिट से क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो बैक्टीरियोफेज पे आएगा, टीएमवी पे आएगा या फिर वायरॉइड पे आएगा। वायरॉइड कई बार आपका या तो डायरेक्टली 15 मार्क्स 14 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें पूछ सकते हैं। तो अगर पूरी डिटेल्स आ गई तो 14 मार्क्स में आ जाएगा और अगर आपको इसको शॉर्ट नोट्स में भी आ जाता है तो ऑलमोस्ट आपका 7.5 मार्क्स में या 3 या 4 मार्क्स में तो बहुत ईज़िली इसकी डेफिनिशन आती ही आती है। तो जितना भी अभी तक का ट्रेंड रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अकॉर्डिंग, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वायरॉइड्स क्या होते हैं, वायरसेस से कैसे अलग हैं, किस तरीके की डिजीजेस करते हैं, क्या तरीका रहता है जिसकी वजह से ये आगे अपनी कॉपीज बना पाते हैं, मतलब मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या है इनमें, मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है इनमें, और इसके अलावा ये बीमारी करते कैसे हैं? जो पैथोजेनिसिटी है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि पेड़ों में इन्फेक्शंस कर रहे हैं, तो वो इन्फेक्शंस क्यों हो रहे हैं? ये सब भी हम आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। तो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन एंड आई होप आप अभी तक के सारे लेक्चर्स को फॉलो करते आ रहे होंगे। ये यूनिट काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो सभी बच्चे इसको बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले वायरॉइड्स होते क्या हैं? हम लोग वायरसेस से अलग क्यों पढ़ रहे हैं इनको, ठीक है? तो वायरस में हमने ये 2 बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि वायरस किस चीज़ का मिलकर बना हुआ है। एक उसमें जेनेटिक मटीरियल ज़रूर होगा, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, वो डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड कैसा भी हो सकता है, हमने ये देखा था। उस डीएनए या फिर आरएनए के बाहर हमने पढ़ा था एक कैप्सिड यानी कि प्रोटीन कोट होगा, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरस होता है। हम लोगों ने पढ़ा उसके बाहर एनवेलप भी हो सकता है, एनवेलप होगा, नहीं होगा, उसके बेसिस पे भी हम लोग डिवाइड करते हैं वायरसेस को। लेकिन जो एक बेसिक स्ट्रक्चर हर वायरस में देखने को मिलेगा वो होता है हमारा या तो जेनेटिक मटेरियल या फिर एक प्रोटीन कोड, ये दोनों चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। लेकिन अगर प्रोटीन कोड ही नहीं है और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, तो उसको हम लोग वायरॉइड बोलते हैं। तो वायरॉइड्स क्या होते हैं? ये नेकेड यानी विदाउट प्रोटीन कोड, कैप्सिड नहीं है इनमें, ऐसे स्मॉल आरएनए के सीक्वेंसेस होते हैं, जो कि पेड़ों में या फिर इंसानों में, ह्यूमन्स में भी कुछ डिजीज़ेज़ करते हैं। तो कुछ जो पेड़ों में बीमारियाँ ये करते हैं, उनके बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि क्यूकम्बर में डिज़ीज़ करता है, क्राइज़ैंथेमम में डिज़ीज़ करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर करता है, एवोकाडो के फ्रूट में और सिट्रस फ्रूट में भी इफ़ेक्ट करता है। तो ये तो हो गई प्लांट्स से रिलेटेड डिसीज़ेज़। तो ऑब्वियसली हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो इसी पे ध्यान दे रहे हैं। ह्यूमन्स में वायरॉइड्स, हेपेटाइटिस डी जैसी बीमारियाँ भी करते हैं। तो क्या बेसिक्स हैं वायरॉइड्स के, वो हमें आज देखना है। इनका जो आरएनए होता है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखनी है। स्ट्रक्चर कैसे होता है? प्रोटीन कोड तो इनके बाहर है नहीं, स्ट्रैंड ऑफ आरएनए है। यहाँ मार्क करिएगा कि वायरॉइड्स में स्पेशली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही देखने को मिलेगा। ये चीज़ बिल्कुल फिक्स हो जाती है कि वायरॉइड्स में हमें हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को ही मिलेगा। वो आरएनए हाइली कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब इसीलिए उसकी जो स्ट्रैंड्स होती हैं, वो आपस में भी कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, जिस वजह से वो पेयरिंग करके कई बार सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिससे चांसेस ऑफ स्टेबिलिटी बढ़ जाता है उस एक जो आपका वायरॉइड का पूरा एक स्ट्रक्चर है उसका, क्योंकि उसके पास कोई कोट नहीं है जो उसको बाहर से प्रोटेक्ट करेगा। इसी आरएनए के बारे में डिटेल्स हम पढ़ेंगे। ये आरएनए आगे अपनी कॉपीज़ कैसे बनाएगा किसी भी प्लांट में। अब वायरसेस हों या वायरॉइड्स हों या फिर प्रियॉन्स हों, प्रियॉन्स आपके कोर्स में ऐसे नहीं गिवन है। प्रियॉन्स क्या होता है? उनमें जेनेटिक मटीरियल नहीं होता है, लेकिन वो इन्फेक्शियस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, मतलब डीएनए में से जेनेटिक मटीरियल को अगर हमने हटा दिया और केवल प्रोटीन बचा तो वो प्रियॉन्स होते हैं। फिर वो भी डिज़ीज़ कॉज़िंग होता है, इसीलिए उनको इन्फेक्शियस एजेंट्स बोलते हैं। जैसे मैड काउ डिज़ीज़ करते हैं कैटल्स में, ह्यूमन्स में भी डिज़ीज़ करते हैं, तो वो तो अभी हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। वायरॉइड्स के बारे में अगर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। तो वो कैसे अपनी कॉपीज़ बना रहा है। वायरसेस की एक बात हमने पढ़ी थी कि उनको हम लिविंग क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई मशीनरी नहीं है खुद से अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की।
उनके पास में खुद का मेटाबॉलिज़्म नहीं है। जब भी वो किसी होस्ट पे होंगे, वो तभी सर्वाइव कर पाएँगे। इसी तरह से वायरॉइड्स भी तभी सर्वाइव कर पाएँगे जब उनको कोई होस्ट मिलेगा, यानी कि ये भी कैसे हो गए ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है सर्वाइव करने का विदाउट एनी होस्ट, तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। फिर वहाँ होस्ट के सेल के अंदर जाकर अपनी कॉपीज़ बनवाना, यानी कि उसकी मशीनरी को हाइजैक करना पड़ेगा। तो उसकी मशीनरी को हाइजैक कैसे करते हैं और क्या मैकेनिज़्म रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म फॉर आरएनए रेप्लिकेशन, जहाँ जो यहाँ पढ़ने वाले हैं, आरएनए का जो एलोंगेशन होगा, फिर उसकी कटिंग करके, उसकी लाइगेशन करके सर्कुलर आरएनए कैसे बनाना है, वो सब जिससे फिर से वायरॉइड मॉलिक्यूल बने, वो सब आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो ये बेसिक्स था, जहाँ-जहाँ चीज़ें टिपिकल होती जाएँगी, हम समझाते चलेंगे उसको। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि वायरॉइड्स होते क्या हैं? तो वायरॉइड्स पैथोजेनिक एजेंट्स हैं जो कि प्लांट्स के लिए, यहाँ पर हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग प्लांट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये प्लांट्स में और एनिमल्स दोनों में ही इन्फेक्शियस होते हैं। मेनली हम लोग यहाँ प्लांट्स के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं, ये सब चीज़ें अपने नोट्स में लिखते चलिएगा। एग्ज़ाम में अगर शॉर्ट नोट आता है या 15 मार्क्स, 14 मार्क्स जितने में भी आ रहा है, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ लिखनी रहेंगी। तो अभी यहाँ बेसिक इंट्रो है। होते क्या हैं, डेफिनिशन अभी हम आगे प्रॉपर भी पढ़ेंगे। होते क्या हैं, ये स्मॉल नेकेड आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं। स्मॉल हैं, नेकेड है, मतलब इनके बाहर में प्रोटीन कोट नहीं है। प्रोटीन कोट बहुत इंपॉर्टेंट है वायरस और वायरॉइड को अलग-अलग करने के लिए, प्रोटीन कोट नहीं है। यानी कि कैप्सिड जिसको बोलते हैं, हमने बोला था कैप्सिड होता है प्रोटीन कोट, जो कि कैप्सोमियर्स की यूनिट से मिलके बनता है, वो यहाँ पर नहीं है, ये हमने पढ़ लिया। फिर वायरसेस जो है और वायरॉइड्स जो हैं, उनमें डिफरेंस कहाँ से आता है? क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हैं। सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अगर है, तो हम लोग उसको वायरॉइड्स बोलते हैं। ये नेकेड होगा, मतलब इसके बाहर प्रोटीन कोट नहीं है और इसके अलावा ये सर्कुलर भी है। तो ये बेसिक्स आपको अपने दिमाग में सेट रखने हैं। इसके बाहर एक प्रोटीन कोट नहीं है, तो ये तो हमने डेफिनिशन पहले भी पढ़ ली, ठीक है? तो ये अभी तक सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होता चल रहा होगा। हमसे एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि ये वायरसेस से कैसे अलग हैं? तो आपको याद रखना है कि हमेशा वायरॉइड्स में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलेगा एज़ जेनेटिक मटीरियल और एक प्रोटीन कोट नहीं मिलेगा। फिर डिस्कवरी किसने की थी? तो टियो डीनर ने इसकी डिस्कवरी की थी 1971 में, यानी कि बहुत रिसेंट ही डिस्कवरी है। उसमें इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो ये आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। टियो डिनर ने 1971 में डिस्कवरी की थी वायरॉइड्स की, ठीक है? कौन-कौन सी प्लांट डिज़ीज़ेज़ करते हैं, हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, इंट्रो में भी। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर कॉज़ करते हैं। उसमें क्या होगा, जो आपका आलू का शेप है, आलू इस शेप का होता है ट्यूबर, उसमें ऐसे करके आइज़ प्रेज़ेंट होती हैं, जहाँ से नए पेड़ के लिए ग्रोथ हो सकती है, ग्रोथ पॉसिबल है, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, इसमें क्रैक्स बना देंगे, इसकी ग्रोथ कम कर देंगे, इसको स्पिंडल शेप्ड कर देंगे। मतलब जो एक राउंड स्फेरिकल आलू का शेप होना चाहिए था, उसका शेप कुछ इस तरीके से कर देंगे। इस वजह से पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर इसको बोलते हैं। क्राइज़ैंथेमम में पेड़ का साइज़ छोटा रह जाएगा, पेड़ में फ्लावरिंग जो है उस पे इफ़ेक्ट डालते हैं। नेक्रोसिस कर देते हैं, यानी कि टिश्यू डेथ या फिर सेल डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यूकम्बर पेल फ्रूट, जो क्यूकम्बर का फ्रूट है, फ्लावर है, उन सब का जो कलर होता है उसको ग्रीन की बजाय पेल येलो कर देते हैं। उसके अलावा ये नेक्रोसिस ऑफ सेल जिसे हमने यहाँ भी पढ़ा उसको भी करते हैं और पेड़ की जो ओवरऑल ग्रोथ है, मेटाबॉलिज़्म है, उसको इफ़ेक्ट करते हैं। आगे अभी इसी लेक्चर में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं कि ये जो आरएनए इनमें है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, हमने पढ़ा है पहले के अपना जो भी आपका बेसिक्स रहा होगा उसमें आपने पढ़ा होगा कि डीएनए जो होता है, डीएनए से अगर हम लोग आरएनए बना रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हुई, ठीक है? तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से आगे जाकर प्रोटीन्स बनते हैं। कैसे? ट्रांसलेशन की प्रोसेस से। और अगर हमें डीएनए से ही डीएनए फिर से बनाना है, तो उसको हम लोग रेप्लिकेशन बोल देते हैं। डीएनए से अगर हमें डीएनए बनाना है, तो उसे हमने बोला रेप्लिकेशन। तो ये तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी होता है, ये तो सबको पता होगा। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारे पास कुछ जीन्स हैं, डीएनए का कुछ सेगमेंट है, जिसपे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रेज़ेंट है, उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो आरएनए बनता है। आरएनए मतलब कई बार एमआरएनए जिसको रेफ़र करते हैं, एमआरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए, जिसपे मैसेजेज़ यानी कोड्स प्रेज़ेंट होते हैं। वो कोड्स आगे टीआरएनए जिनके लिए कोडॉन्स लेके आता है और फिर उसके बाद में ट्रांसलेशन की प्रोसेस के टाइम पर हमारे अमीनो एसिड्स की चेन बनती है और अल्टीमेटली हमें प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो ऐसे अमीनो एसिड्स की चेन देखने को मिलेगी, उसके बाद में यहाँ पर हमें प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। तो ये होता है बेसिक सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी।
तो ये तो चीज़ें हमने पढ़ ली थी, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो प्रोटीन है, जिसके बारे में हम अभी स्पेशली पढ़ रहे हैं, इसमें क्या ख़ास बात क्या है कि इससे कोई भी जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, कोई प्रोटीन नहीं बन रहा है। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वायरॉइड्स के बारे में। तो वायरॉइड्स क्या हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि इनसे कोई भी प्रोटीन नहीं बनता। अच्छा, अब हमारी बॉडी में हमारा स्किन कलर क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमारे जीन्स किसी तरीके का प्रोटीन बना रहे हैं। मेलानिन पिगमेंट के सिंथेसिस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो प्रोटीन की वजह से है। हमारे आँखों का कलर भी इसी वजह से है, हमारी हाइट वगैरह भी फिनोटाइप्स डिपेंड किस पे करते हैं कि कितना प्रोटीन बॉडी में बन रहा है, कई बार उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये चीज़ें। लेकिन ये आरएनए किसी में गया, ये वायरॉइड किसी प्लांट में गया या किसी एनिमल होस्ट में गया, तो वहाँ जाकर जब ये प्रोटीन्स ही नहीं बना रहा, ये सिर्फ़ आरएनए की तरह ही वर्क कर रहा है, तो फिर ये बीमारी कैसे कर रहा है? तो आज के लेक्चर में हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान देंगे इस चीज़ का, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। एक्चुअली जो हम लोगों ने लिखा था, वो स्लाइड तो यहाँ से चली गई है। एनीवेज़ हम लोगों ने सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी लिख रखा था। ट्राई करते हैं अगर वो स्लाइड फिर से हमें मिल जाए यहाँ पर। तो वो तो पूरा हट गया है, अगर आप नोट्स में लिखना चाह रहे हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हम लोग जो यहाँ पर वायरॉइड्स को पढ़ने वाले हैं, इनसे कोई भी आरएनए नहीं बनेगा, ठीक है? तो आपको ये कैसे अपना इफ़ेक्ट दिखा रहे हैं, क्यों हमें बीमारी देखने को मिल रही है, वो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक जितनी भी बीमारियाँ हमने पढ़ी ना पेड़ों की, आपको इसमें ध्यान क्या देना है, इसमें क्या हो रहा है, या तो हाइट कम रह जा रही है, नेक्रोसिस हो जा रही है, मेटाबॉलिज़्म कम हो जा रहा है, जो ऑलरेडी शेप बनना चाहिए था उससे कम रह रहा है। तो एक बात समझ में आ रही है, कहीं न कहीं जो काम सही तरीके से हो सकता था वायरॉइड्स उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। मेबी अपनी तरफ से प्रोटीन्स नहीं बना रहे हैं, लेकिन इफ़ेक्ट किस पे कर रहे हैं? पेड़ के मेटाबॉलिज़्म पे और उसकी ओवरऑल ग्रोथ पे या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक शेप या साइज़ को डिटरमाइन नहीं करने दे रहे हैं। तो ये याद रखेंगे। आगे हम लोग इस बारे में पढ़ते हैं। अभी इसको एक बार स्लाइड्स को सही करने का ट्राई करते हैं। 1 सेकंड के लिए। एटलीस्ट हम लोगों को अपनी स्लाइड वापस मिल गई है जिसपे हम लोग पढ़ रहे थे चीज़ें, ठीक है? तो यहाँ से आप सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा कि प्लांट्स में पैथोजेनिक हैं, प्लांट्स में डिज़ीज़ कॉज़ कर रहे हैं, स्मॉल नेकेड आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं और सर्कुलर हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए है जो कि हाइली कॉम्प्लीमेंट्री है। ये सारी चीज़ें अभी आगे आएँगी डेफिनिशन में। वायरसेस से अलग कैसे हैं? ये एग्ज़ाम में नोट्स में क्वेश्चन भी आ सकता है शॉर्ट नोट लिखने को कि वायरसेस और वायरॉइड्स में डिफरेंस क्या है? तो उसमें आप लिख सकते हैं कि इनमें जेनेटिक मटीरियल स्पेसिफाई कर दिया गया है कि सिर्फ़ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही होगा जेनेटिक मटीरियल के लिए और उसके अलावा हम लोगों को प्रोटीन गोट की एब्सेंस यहाँ देखने को मिलती है। डिस्कवर किसने किया था? टियोडीनर ने किया था, 1971 में किया था। डिजीज़ेज़ हमने देखी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, क्राइज़ैंथेमम में स्टंटिंग, क्यूकम्बर पेल फ्रूट और साइट्रस एक्ज़ोकॉर्टिस। इसमें क्या होता है? साइट्रस की जो पेड़ की बार्क है, उसमें स्केलिंग देखने को मिलती है। फ्रूट की प्लांट की हाइट देखने को कम फ्रूट की जो ग्रोथ है, उस पे ओवरऑल इफ़ेक्ट डालता है, साइज़ पे इफ़ेक्ट डालता है, प्लांट की जो हाइट है, उस पर भी इफ़ेक्ट डालता है, ये वायरॉइड। फिर अब हम लोग देखेंगे टर्म वायरॉइड का मतलब क्या होता है? तो यहाँ लिखा हुआ है वायरॉइड 2 वर्ड से मिलके बना वायरस जिसमें आ रहा है वर्ड विर और फिर जिसका मतलब है हम लोग यहाँ पे वायरस ले रहे हैं वीआईआर ठीक है? ऑइड का मतलब होता है लाइक पार्टिकल्स तो एक्चुअली आप वायरॉइड को ऐसे लिख सकते हैं वीर प्लस ऑइड। तो ऑइड का मतलब होता है जैसा किसी के जैसा होना और वीर का मतलब होता है वायरस। तो वायरस जैसे जो ऑर्गेनिज़म्स हैं या फिर इनको तो प्रॉपर्ली लिविंग नॉन लिविंग में क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं तो ऑर्गेनिज़म्स नहीं बोलेंगे, पार्टिकल्स जो कि वायरस के जैसे हैं लेकिन वायरस नहीं है, उनको वायरॉइड्स बोलते हैं। अब इसकी डेफिनिशन जो आपको एग्ज़ाम में लिखनी है, अगर ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट में आता है तो आपको ये बहुत अच्छे से मेंशन करके आना है, ठीक है? वायरॉइड्स कैसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं? स्मॉलेस्ट है इन्फेक्शियस एजेंट, सबसे छोटे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, जिनमें सिंगल स्ट्रैंडेड हाइली कॉम्प्लीमेंट्री अब यहाँ से ये वर्ड्स मार्क करने हैं, हाइली कॉम्प्लीमेंट्री सर्कुलर आरएनए है विदाउट एनी प्रोटीन कोड। तो ये एक-एक वर्ड जो यहाँ आ रहा है ना, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं कि एक तो सबसे छोटे स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, फिर इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलेगा जो कि हाइली कॉम्प्लीमेंट्री है और ये सर्कुलर है इन शेप। हाइली कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? मतलब अगर उसको चांस मिलता है तो बहुत ही आसानी से अपने जैसी ही किसी स्ट्रैंड से पेयरिंग कर लेगा। बेसिक डीएनए का आपको या आरएनए का जेनेटिक मटेरियल का पेयरिंग का तो पता होगा ना, तो जो एडेनिन है वो पेयर करता है थाइमिन से और जो गुआनोसिन है वो पेयर करता है साइटोसिन से। तो यूरेसिल मिलता है हमको आरएनए में इन प्लेस ऑफ थाइमिन। तो हमें यहाँ थाइमिन नहीं मिलेगा, यूरेसिल मिलेगा। तो हमें यहाँ बोला क्या जा रहा है हाइली कॉम्प्लीमेंट्री से कि जितने ज़्यादा जैसे अगर आपके पास ए प्रेज़ेंट है तो वहीं स्ट्रैंड में कई जगह पर यूरेसिल भी प्रेज़ेंट होगा। तो अगर आपका एक
यहाँ समझते हैं। कुछ इस तरीके से आरएनए की स्ट्रैंड थी और इसको चांस मिला और ये इस तरीके से फ़ोल्ड हो गई। तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स मिलके एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेंगे, यानी कि फ़ोल्डिंग हो जाएगी जो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है उसका। तो ये फ़ोल्डिंग पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हाइली कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा और ये बेसिक्स आपके क्लियर होंगे एडेनिन, थाइमिन वाले सारे, ठीक है? फिर ये वायरसेस से भी छोटे हैं, वायरसेस बैक्टीरिया से छोटे थे और ये वायरसेस से भी छोटे हैं। लेकिन ये अपने आप से ऑटोनोमसली रेप्लिकेट कर सकते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट इन ससेप्टेबल होस्ट सेल्स। इसका मतलब क्या है कि इनके पास ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। इनको होस्ट की मशीनरी चाहिए, लेकिन इनके पास में अपना जो आरएनए है, उसमें ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन पॉसिबल है। एक बार ये होस्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो उसकी मशीनरी को यूज़ करके ये अपनी कॉपी ईज़िली बना सकते हैं। इनको किसी भी आउटर इंस्ट्रक्शन की फिर ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बेसिक डेफिनिशन एग्ज़ाम के लिए याद रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब ये इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स का बना है, ये तो हम लोग बार-बार बोल रहे हैं कि स्मॉल इन साइज़ है। आरएनए जो है स्मॉल है, सिंगल स्ट्रैंडेड है और सर्कुलर है, लेकिन कितने न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं, तो ये नंबर वेरिएबल है, ज़रूरी नहीं है आपको हर जगह सेम मिलेगा। तो हमको जो मोस्ट कॉमन मिला, वो हम ये याद रख सकते हैं, लगभग 240 से 400 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी कि 250 से 400 न्यूक्लियोटाइड्स हम लोगों को एक वायरॉइड में देखने को मिलेगा। तो एक वायरॉइड के जो जीनोम है, उसमें हमें 250 से 400 न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि हमने अभी आपको बताया एडेनिन, थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन होता है और यहाँ पे आरएनए है। तो हमको क्या देखने को मिलेगा आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल देखने को मिल जाएगा। तो वो यहाँ पर आपको मिलेंगे, ये न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे हमने आपको समझा दिए। फिर रेप्लिकेशन ऑफ वायरॉइड्स जो होता है ऑटोनोमसली होता है होस्ट सेल में, लेकिन ये किसी भी प्रोटीन को नहीं बनाते हैं। अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको समझते हैं। एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। दिखना भी चाहिए ना? यस, तो चलिए इसको ऐसा करते हैं, यहाँ से नहीं, इसको स्लाइड मेरे पास है, वहीं पे समझाते हैं उसी स्लाइड पर। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर जब ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन करके प्रोटीन्स को क्यों नहीं बना रहा है? वायरॉइड्स हैं, वायरस लाइक स्ट्रक्चर है, तो फिर ये रेप्लिकेशन तो इसमें हम बता रहे हैं ऑटोनॉमसली हो रहा है, आगे अपनी कॉपीज़ तो बना पा रहा है। लेकिन इसके अंदर प्रोटीन्स क्यों नहीं बन रहे हैं? कोई भी अगर एमआरएनए है और उस एमआरएनए में आगे ट्रांसलेशन होती है और ट्रांसलेशन हो रही है और उससे आगे प्रोटीन बन रहा है। तो एक चीज़ जो हमें पता है ज़रूर होगी, प्रोटीन बनने के लिए हमें अमीनो एसिड्स की चेन बनानी पड़ेगी। अमीनो एसिड्स की चेन होती है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स जब मिलेंगे, जैसे बीड्स होती हैं, ऐसे आपस में जुड़कर तब एक हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वो जिस हिसाब से फ़ोल्डिंग होगी, उसको अब लोग सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर बोल देंगे। अभी ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है क्योंकि हमें सिर्फ़ एक ही चेन दिखाई दे रही है। तो इसमें जो सबसे पहला अमीनो एसिड रहता है, जिसको हम लोग फर्स्ट अमीनो एसिड बोलते हैं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए क्योंकि ये क्लास 12th का पार्ट है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। तो जो सबसे पहला अमीनो एसिड होता है, वो हमेशा मेथियोनीन होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो कोड रिस्पॉन्सिबल है, वो कोड है AUG। ये कोडॉन आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। जब स्टार्ट कोडॉन होगा, तभी ये प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो सकती है। अगर फर्स्ट अमीनो एसिड के लिए AUG कोड आता है, उससे मेथियोनीन बनता है, तभी आगे की चेन की कोडिंग होगी। अगर ये AUG नहीं है, तो कोडिंग नहीं होगी। ऐसे ही कुछ स्टॉप कोडॉन्स भी होते हैं, जैसे UGA हो गया, ऐसे ही आपके पास में स्टॉप कोडॉन्स भी हैं, उनके आने से कोडिंग स्टॉप हो जाती है। तो जब कोडिंग नहीं होती है, तो फिर अमीनो एसिड्स नहीं बनते हैं। एक-एक अमीनो एसिड के लिए एक कोडॉन चाहिए होता है, तो जो स्टार्टिंग का कोडॉन है वो हमेशा से AUG रहता है। अब हम ये समझें कि हमें क्यों नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पर, अब वो पूरी बात समझ में आएगी हमें कि हम लोगों को यहाँ पर क्यों नहीं देखने को मिल रहा है
जो हमने यहाँ बात करी कि प्रोटीन्स नहीं बन रहे हैं, तो प्रोटीन्स क्यों नहीं बन रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होता है। जो वायरॉइड्स हैं, इनके पास में एयूजी कोडॉन के लिए नहीं बनते हैं कोडॉन्स एयूजी। तो जब एयूजी कोडॉन्स नहीं तो प्रोटीन अमीनो एसिड्स की चेन नहीं बनती आगे और पूरे प्रोटीन्स कभी भी नहीं बनते हैं। तो इनके पास स्टार्टिंग का कोडॉन ही नहीं होता है। जो एमआरएनए है उसके पास एयूजी कोडॉन ना होने की वजह से ये प्रोटीन्स या अमीनो एसिड्स को कोड नहीं कर पाते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। वैसे आपके एग्ज़ाम में आपको इतना नहीं लिखना होगा, ये बेसिक्स ही आपको लिखने हैं, पर ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन क्यों नहीं बना पा रहा है। कोई भी एमआरएनए प्रोटीन तभी बना पाता है जब उसके पास में इनिशिएशन या फिर स्टार्टिंग कोडॉन हो जिसको हम लोग एयूजी बोलते हैं। हमारी बॉडी में ह्यूमन्स में या फिर यूकैरियोट्स में आपने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में देखा होगा एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स बनते हैं। तो एक्सॉन्स वो पार्ट ऑफ आरएनए होते हैं जिनसे जैसे ऐसे करके प्रेज़ेंट हैं, तो ये एक्सॉन्स होते हैं और बीच में इंट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो इंट्रॉन्स हैं ये एक्सॉन्स हैं। तो एक्सॉन्स वो पार्ट ऑफ आरएनए हैं जिनसे आगे चलकर ट्रांसलेशन होगी और प्रोटीन्स बनेंगे। लेकिन इंट्रॉन्स का कोई यूज़ नहीं होता है प्रोटीन के सिंथेसिस में। इसी तरीके से यहाँ पर हमको ये एमआरएनए देखने को मिल रहा है। ये ऐसे आरएनए देखने को मिल रहे हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरॉइड्स में जिनसे कोई प्रोटीन नहीं बन रहा है। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं वायरॉइड्स की। तो अब ये डिटेल्स ध्यान से देखनी है। वायरॉइड्स कैसे हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, इंट्रासेल्युलर किसी सेल्युलर होस्ट में हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्लांट सेल हो गया या फिर ह्यूमन सेल हो गया। तो ये इंट्रासेल्युलर है यानी कि विथिन द सेल देखने को मिलेंगे। ऑब्लिगेट हैं इसका मतलब है कि इनको कोई ना कोई होस्ट ज़रूर चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट हमको बोल रहे हैं, बहुत स्मॉल इन साइज़ है, वायरसेस से भी छोटे हैं। तो ये तो हमने समझ लिया। दे डू नॉट हैव एनी प्रोटीन कोड या फिर कैप्सिड जिसको बोलते हैं। तो ये भी हम स्टार्टिंग से पढ़ते जा रहे हैं कि कैप्सिड नहीं है। फिर इनमें कोवैलेंटली क्लोज्ड सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये भी हमने पढ़ लिया कि हाइली कॉम्प्लीमेंट्री है, एक-दूसरे के साथ पेयरिंग कर सकता है, बेस पेयरिंग कर सकता है, 250 से 400 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेज़ेंट होंगे, स्मॉल है, नेकेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का मॉलिक्यूल है वायरस और सर्कुलर आरएनए है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हमने पढ़ लिया है। ये नंबर वेरिएबल हो सकता है। हमने इस लेक्चर में ट्राई किया है कि जहाँ भी आए सिमिलर नंबर आए। नेट पे कई जगह पर कई वेरिएबल नंबर्स प्रेज़ेंट हैं, तो आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 240 से 400 न्यूक्लियोटाइड्स याद कर सकते हैं। फिर वायरॉइड का जो आरएनए होता है, ये अनेबल टू कोड फॉर एनी प्रोटीन, ये भी पॉइंट हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि ये किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ यहाँ पर आपका आ गया है ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इनिशिएशन कोडॉन जो कि क्या होता है AUG। तो यहाँ पर एयूजी कोडॉन नहीं है जिसकी वजह से अमीनो एसिड चेन का सिंथेसिस शुरू ही नहीं हो पाएगा, मेथियोनीन सिंथेसिस नहीं होगा और पूरी प्रोटीन जो बननी है वो कभी भी बनेगी नहीं। इसलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायरॉइड्स कोई भी प्रोटीन नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि उनके पास में इनिशिएशन कोडॉन नहीं होता। तो अब ये आपके नोट्स में आ भी गया है जैसे आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है। तो पूरी प्रोसेस नहीं पर एटलीस्ट आप ये एक लाइन तो याद कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो प्लीज़ इसको अच्छे से याद करके जाइएगा। क्योंकि ये जब ऐसे पॉइंट्स आपकी कॉपी में आते हैं तो एग्ज़ामिनर को समझ में आता है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं और आपने डिटेल में पढ़ाई कर रखी है। सिर्फ़ कुछ टाइम पहले कहीं से पढ़कर नहीं आ गए हैं कि पायरेट्स क्या है, नेक्ड आरएनए है, सर्कुलर है, सिंगल स्ट्रैंडेड ऐसा नहीं है। बहुत आपको डिटेल्स भी पता है कि ये वायरस किस तरीके के हैं, पार्टिकल्स वायरसेस से कैसे अलग हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स भी हैं, आरएनए भी हैं, इन्फेक्शियस भी हैं, लेकिन प्रोटीन्स नहीं बना रहे हैं। प्रोटीन्स क्यों नहीं बना रहे हैं? उसका रीज़न भी आपको पता है। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में हेल्प करती हैं, मार्क्स इम्प्रूव करती हैं, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, ठीक है? फिर ये रेप्लिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ होस्ट पॉलीमरेज़ जो आरएनए पॉलीमरेज़ेज़ होंगे होस्ट में और जो लाइगेज़ एंजाइम्स होंगे, उनको ये यूज़ करेंगे अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए। वैसे भी हम लोग वायरस और आरएनए के लिए तो बोलते ही हैं, कि जाके होस्ट को हाइजैक कर लेते हैं, उसकी मशीनरी को अपने लिए यूज़ के लिए लेने लगते हैं। लेकिन इनके पास खुद की कोई मशीनरी नहीं है, पर ये दूसरे की होस्ट की मशीनरी का यूज़ करके अपनी नंबर ऑफ कॉपीज़ बढ़ाते रहते हैं और उसको इन्फेक्ट भी करते रहते हैं। ठीक है? ये हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो बार-बार हम लोग बोल रहे थे कि हाइली कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर है, हाइली कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है। इस तरीके से सिंगल स्ट्रैंडेड रहते हैं, लेकिन अगर इनको रखा जाए तो ये रॉड टाइप बायरॉइड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये देखते हैं आप अगर हम इसकी डिटेल्स में देखेंगे, तो यहाँ पर हमें ऐसे देखने को मिलेगा कि कुछ जो यहाँ पर इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स प्रेज़ेंट होंगे, उनकी आपस में पेयरिंग हो सकती है। तो इस वजह से ये ऐसा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेता है, रॉड टाइप बना सकता है या फिर ब्रांच टाइप
थायरॉइड स्ट्रक्चर बना सकता है और ये क्या है सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कल्स जो लिखे हुए हैं ये आपके वायरॉइड्स हैं और ये किसके बने हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के बने हैं और इनके बाहर आपको दिख रहा है कोई भी प्रोटीन कोड नहीं है। तो ये आपकी रेफ़रेंस समझने के लिए कि किस तरीके से हाइली कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का क्या रोल है, क्या काम करता है, वो आ गया। जीनोम की बात की तो जीनोम पे ही हम लोग उतनी देर से काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं कि ये लो मॉलिक्यूलर वेट का न्यूक्लिक एसिड इसमें हमें देखने को मिलता है। डाल्टन्स कितने वो भी यहाँ आपको गिवन है। इसको हम लोग थोड़ा सही से लिख लेते हैं। 1.1 से 1.3 इंटू 10 टू द पावर 5 डाल्टन्स बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट के आपको ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है? इसको ये रेफ़रेंस में याद कर सकते हैं। यहाँ से हटा देते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे आप, ठीक है? तो ये याद रखेंगे। फिर इसके बाद में इनको दे आर नोन एज़ द ओनली नोन पैथोजेन्स दैट डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। वायरसेस में हम लोग पढ़ रहे थे कि वायरसेस कुछ ऐसे प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, जिनके कारण इन्फेक्शन हो सकता है, जिनके कारण कुछ सैप टाइप स्ट्रक्चर बनेगा, जिसके कारण इन्फेक्शन फैलेगा और आगे ट्रांसमिशन होता रहेगा। ऐसे ही हम लोग अलग-अलग डिजीज़ेज़ में पढ़ते हैं कि वो इन्फेक्ट करता है बॉडी में किसी टाइप के जो पर्टिकुलर प्रोटीन्स हैं, उनको बनाता है जो कि कई बार हमें टेस्टिंग में भी काम आता है। हमारी बॉडी में कोई प्रोटीन मिलता है या किसी प्लांट में कोई ऐसा प्रोटीन मिलता है तो हमें पता चल जाता है ये वाला इन्फेक्शन है यहाँ पर, ठीक है? लेकिन इनकी खास बात क्या है वायरॉइड्स की कोई भी प्रोटीन नहीं बना रहे हैं। प्रोटीन क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि इनके पास में इनके जीनोम में इनिशिएशन कोडॉन नहीं होता है। तो ये एयूजी नहीं है, एयूजी नहीं होगा तो मेथियोनीन नहीं कोड होगा, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट नहीं हो पाएगी। मेनली हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि एयूजी नहीं होने से सिंथेसिस का इनिशिएशन ही नहीं हो पाएगा, प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। मेथियोनीन तो उसका एक सेकेंडरी फंक्शन है कि वो बाद में मेथियोनीन के लिए कोड करता है, ठीक है? तो ये डिफर फ्रॉम वायरसेस इन लैकिंग प्रोटीन कोड तो ये हमने कई बार पढ़ लिया है कि प्रोटीन कोड नहीं होता है। तो ये टॉपिक हमारा ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है जनरल में। फिर मोस्टली जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आर पेयर्ड रिजल्टिंग इन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल। ये क्यों पेयरिंग हो जा रही है? क्योंकि ये हाइली कॉम्प्लीमेंट्री है, ये हमें यहाँ पे आगे लिखा हुआ है। प्रेजेंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर कॉम्प्लीमेंट्री रीजंस। इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग ये एक वायरॉइड मान लीजिए देख रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पर अगर एडेनिन है, तो यहाँ काफ़ी सारे अगर एडेनिन लगे हुए हैं और यहाँ पर गुआनोसिन लगा है, फिर एडेनिन लगाया है, तो इस जगह पर इसी के कॉम्प्लीमेंट्री मुझे यूरेसिल देखने को मिल जाएगा इस स्ट्रैंड पर। ठीक है? मान लीजिए ऐसे कुछ स्ट्रक्चर प्रेज़ेंट है। अभी इसको जो हमारा रियल वर्ल्ड है, इसमें चांस मिला कि ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो गया। अब हम लोग सेम यही उठाकर जितना हमने यहाँ पर लिख रखे हैं सारे न्यूक्लियोटाइड्स, इन्हीं को यहाँ पर लिख रहे हैं। अब आप देखिएगा, ये ए है, ये ए है, हमने 3 बार वहाँ ए लिखा है, ये हम न्यूक्लियोटाइड्स लिख रहे हैं। फिर यहाँ सारा वैसे ही लिख दिया। ये यू यहाँ आ गया, यू आ गया, यू आ गया है फिर सी है, फिर यू है। तो जैसे ही ये सारे एक पास आए, अगर आपको ये दिख रहा हो यहाँ पर स्क्रीन पर, तो इनकी आपस में पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी और इस वजह से ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना है, ये यहाँ पर बन जाएगा प्रॉपर्ली। अगर एक भी चांस इनको मिलता है, डबल बॉन्डिंग यहाँ पर जो 2 बॉन्ड्स, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डबल बॉन्डिंग नहीं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएँगी, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी स्ट्रक्चर की? ये ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड था या फिर मेबी ये सर्कुलर भी हो सकता था, तो ये मेबी सिर्फ़ ऐसे ही अरेंज था। इसमें आपको ये सब ऐसे देखने को मिल रहे थे। लेकिन इसको चांस मिलने पर इसने आपस में पेयरिंग कर ली और अब इसका स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसे दिख रहा है। ऐसे कई जगह पे पेयरिंग हो जाने से इसको एडिशनल स्टेबिलिटी मिल जाएगी। इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं हाइली कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मतलब इस तरीके का आरएनए है कि जैसे ही चांस मिलेगा आपस में पेयरिंग कर सकता है। तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, फ़ोल्डेड आरएनए बनने के चांसेज़ प्रोटीन की बात भी नहीं करनी वायरॉइड्स में। कहीं प्रोटीन नहीं बन रहा है, आरएनए वर्ड करना है, ध्यान रखना है इस बात का। हेंस इट अपीयर एज़ रॉड्स होता सर्कुलर है आरएनए, लेकिन चांस मिलने पर रॉड्स की तरह खुद को अरेंज कर लेते हैं, इसलिए इसको अपीयरेंस में हम लोगों को रॉड्स जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हैज़ क्लोज्ड फोल्डेड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो हमने थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर सबसे पहले यही देख लिया है कि होता ऐसा है लेकिन इसके पास में इतने कॉम्प्लीमेंट्री आरएनएज़ हैं कि ये पेयरिंग करके रॉड टाइप बायरॉइड स्ट्रक्चर बना सकता है या फिर ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर भी बना सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे।
अब हम इसके आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरॉइड्स कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरॉइड्स में हम लोग सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे, प्रोटीन कोड तो है नहीं, इसकी शेप, साइज़ और प्रोटीन कोड नहीं है, फिर वो पॉइंट जितनी बार हम लोग इसको मेंशन कर रहे हैं, उतनी बार हम लिखते जा रहे हैं कि प्रोटीन कोड नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये आपको भी एग्ज़ाम में अच्छे से याद रखना है, ठीक? तो जेनेटिक मटेरियल कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, जो कि सर्कुलर रहता है। सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये याद रखेंगे, अभी तक याद भी हो गया होगा लेक्चर देखते-देखते। शेप कैसा होगा? आरएनए मॉलिक्यूल है, कोवैलेंटली क्लोज्ड है और सर्कुलर है। तो अगर आपसे शेप पूछ रहे हैं, तो आपको कैसा पता होना चाहिए? सर्कुलर शेप है। खुद को रॉड की तरह अरेंज कर सकते हैं, लेकिन है कैसे? सर्कुलर हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, नेक्ड है, प्रोटीन कोड नहीं है, वायरसेस की तरह प्रोटीन कोड्स नहीं है। डू नॉट पोसेस अ प्रोटीन कोड, और प्रोटीन कोड को बोलते क्या है? कैप्सिड्स बोलते हैं। दिस मेक्स देम नेकेड आरएनए मॉलिक्यूल्स। अब ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म आ गया, इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? नेकेड आरएनए भी बोल सकते हैं। ये याद रखेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। कि इनको क्योंकि इनके बाहर कोई कवरिंग नहीं है, इसलिए नेकेड आरएनए मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। साइज़ कैसा है? वायरसेस से भी छोटे हैं और बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट का इनके पास में जेनेटिक मटेरियल भी प्रेज़ेंट है। और कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? अब यहाँ पर देखिए फिर से वो नंबर चेंज हो गया है, इसको हम लोग लर्न करने के लिए वही एक ही नंबर रखेंगे। लेंथ वाइज़ 250 से 400, वही नंबर, एक ही नंबर आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छे से याद करना है कि हमको 240 से 400 तक की नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? तो इतने से ही न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसमें देखने को मिल रहे हैं हमें, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है आरएनए का वो भी बहुत ही कम है। इस वजह से ये सारे फीचर्स हमको इसके स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। तो एक बार इनको फिर से पढ़ लेंगे। जेनेटिक मटीरियल क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। किस शेप का है? सर्कुलर शेप में है। सिंगल स्ट्रैंडेड है। कोई बाहर प्रोटीन की कोटिंग नहीं प्रेज़ेंट है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो कितने न्यूक्लियोटाइड्स का मिलकर बना हुआ है? 240 से 400 तक के न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट का है, आरएनए हाइली कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक-दूसरे से, ऐसे ही चांस मिलता है तो वो तुरंत एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर फ़ॉर्म कर सकते हैं या फिर ब्रांच स्ट्रक्चर फ़ॉर्म कर सकते हैं। वायरसेस के जैसे हैं, वायरसेस नहीं हैं। फ़ोल्डेड स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है। फ़ोल्डेड स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिल रहा है क्योंकि इसके आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में पेयर कर ले रहे हैं, और जो आरएनए है वो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहा है, जैसे कि इंट्रॉन्स कोड नहीं करते हैं। तो इंट्रॉन्स क्या होते हैं? हमारे आरएनए में, ह्यूमन्स में, यूकेरियोट्स के आरएनए में ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं। तो जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है तो उस टाइम पे एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स ऐसे करके हम लोगों को एक स्ट्रैंड मिलती है देखने को, ठीक है? तो ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया था पहले भी, तो स्ट्रक्चर में भी हमने पढ़ लिया कि स्ट्रक्चर में आरएनए जो प्रेज़ेंट है वो किसी भी तरीके के प्रोटीन्स को नहीं बना रहा है, जैसे इंट्रॉन्स नहीं बना रहा है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा बनता है? ड्यू टू एक्सटेंसिव, मतलब बहुत ज़्यादा इंट्रामॉलिक्यूलर बेस पेयरिंग हो जाने से, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, विदिन द सिंगल स्ट्रैंड हम लोगों को रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि हाईली कॉम्पैक्ट होता है। इसको हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं इन इट्स नेटिव स्टेट व्हिच प्रोवाइड्स एडिशनल स्टेबिलिटी। तो एज़ अ सर्कुलर फॉर्म उनको उतनी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी जितनी कि उन्होंने खुद को अगर इस तरीके से अरेंज कर लिया है या फिर अलग-अलग ब्रांचेज़ में अरेंज कर लिया है, तो उनको एडिशनल स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या कर रहे हैं? खुद को सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अरेंज कर रहे हैं, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अरेंज क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास में हाइली कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। बेस पेयरिंग किसमें हो रही है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में हो रही है। अभी तक ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी, ठीक है? फिर नॉन कोडिंग क्या है? कोई भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहे हैं, फिर से ये आ गया। आप देख रहे हैं वही कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं। अगर आप इसको अच्छे से लर्न करते चलते हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो स्टार्टिंग में ही आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं, हम बार-बार उन्हीं के बारे में कुछ-कुछ, कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करते जा रहे हैं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, कि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में, तो हम स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। जो आरएनए है उसका कोई आगे काम नहीं, जीनोम के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें कैसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स बन रहे हैं, बेस पेयरिंग हो रही है, कैसे-कैसे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेज़ेंट है, वो सब पढ़ ले रहे हैं। अब हम लोग यहाँ ये देख लें जो आखिरी लाइन लिखी हुई है इसमें, किसी भी प्रोटीन के लिए तो कोड नहीं कर रहा है, और रिलाइज़ एंटायरली ऑन द होस्ट सेल्स एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन। ऑब्वियसली इनमें कोई भी अपने पास कोई खास एंजाइम्स नहीं होते हैं, और ये पूरी तरीके से जो होस्ट सेल होता है, उसके एंजाइम्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि पॉलीमरेज़ेज़ हो गया, लाइगेज़ेज़ हो गया, इनके लिए। अब हम लोग इनकी जो डिफरेंट फैमिलीज़ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो वायरॉइड्स होते हैं, उन्हें हम मेनली 2 फैमिलीज़ में डिवाइड करते हैं। एक आपका पॉक्सी वायरॉइड्स होता है, वायरॉइड्स होते हैं, और एक आपके होते हैं
एप्सिन वायरॉइड तो इनमें क्या-क्या डिफरेंस है, बहुत सिंपल में समझेंगे, थ्योरी देख के डरना नहीं है, नाम देख के नहीं डरना है, नाम ईज़िली याद हो जाएगा। पॉज़िटिव वायरॉइड है और एक है एप्सिन वायरॉइडिया, ठीक है? वायरॉइड हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने लगा दिया है पॉज़िटिव, तो पॉज़िटिव वायरॉइड, ठीक है? और ये क्या है एप्सिन वायरॉइड, तो इसके बारे में क्या सीखना है हमें? ये वाले जो वाइरॉइड्स हैं, ये जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? ये वाले एवोकाडो फैमिली के में डिसीज़ करते हैं, तो उसके बेसिस पे हमने इसको नाम दिया हुआ है और जो ये पॉस्पीवायरॉइड्स हैं, इनको हम लोगों ने पोटैटो में डिसीज़ करते हैं, उसके हिसाब से नाम दिया। तो आपको नाम में एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जहाँ पर पॉस्पीवायरॉइड्स आ रहे हैं, वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर से रिलेटेड है। जहाँ पर एप्सिन वायरॉइड्स आ रहे हैं, वो आपके एवोकाडो से रिलेटेड है। तो फिर इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है, ये रेप्लिकेट किस जगह पर कर रहे हैं। तो हम लोगों को पता है हमारी बॉडी में न जो डीएनए का रेप्लिकेशन है, डीएनए कहाँ-कहाँ मिलता है, हमारे सेल्स में एक्चुअली में बॉडी में नहीं, हमारे सेल्स में डीएनए कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है। तो एक तो हमारे न्यूक्लियस में देखने को मिलता है, बाकी की 2 सेल ऑर्गेनेल्स ऐसी होती हैं जिनमें हमको डीएनए देखने को भी मिलता है और वो ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट भी करता है, जैसे कि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। तो जो पेड़ों में क्लोरोप्लास्ट है और एक न्यूक्लियस है, इन दोनों में से किस जगह पर थायरॉइड अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, अपनी कॉपीज़ बना रहा है, उसके बेसिस पे हमने इन 2 फैमिलीज़ को डिवाइड किया है। और एक चीज़ जो इन दोनों में और अलग है कि ये इनके पास में सेल्फ क्लीवेज की प्रॉपर्टी है या फिर नहीं है। तो जो ये आरएनए का इनके पास सिर्फ़ एक स्ट्रैंड है, तो वो स्ट्रैंड खुद को अगर एक स्ट्रैंड आपके पास अवेलेबल है, तो उसमें खुद को कट करने की क्षमता है या नहीं है, सेल्फ क्लीवेज। अभी वो क्यों चाहिए, वो हम आगे समझेंगे। इसके बेसिस पे हमने यहाँ डिवाइड किया है, तो वो पॉइंट हमने यहाँ पर अभी नोट भी नहीं किया है, वो आगे ही आएगा अभी। तो ये वाले जो हैं पॉस्पीवायरॉइड है, ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर करते हैं और ये पॉस्पीवायरॉइडेए फैमिली को बिलॉन्ग करते हैं। ये कैसे हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, वो इसमें भी वही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। रेप्लिकेट करते हैं सिमेट्रिकल रोलिंग सर्कुलर मैकेनिज़्म से, ये असिमेट्रिकल रोलिंग मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं भी लिखा हुआ है, तो आप इसमें ये नोट कर लीजिएगा एप्सिन वायरॉइडिया फैमिली में कि ये एसिमेट्रिकल रोलिंग सर्कुलर मैकेनिज़्म के थ्रू ही रेप्लिकेट करते हैं। तो जो आपके पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर बन करते हैं वायरॉइड्स जो पोटैटो स्पिंडल में इन्फेक्शन करते हैं, ये रेप्लिकेट करते हैं न्यूक्लियस में। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। वैसे एग्ज़ाम में इतना डिटेल में नहीं आएगा। अगर आपके लिए 14 मार्क्स में आता है तो आप इसको वहाँ पर मेंशन करेंगे कि वायरॉइड्स जो हैं ये रेप्लिकेट करते हैं न्यूक्लियस में और इनके पास में कोर कंज़र्व्ड एरिया बहुत ज़्यादा होता है। जबकि जो एप्सिन वायरॉइड्स हैं, ये क्लोरोप्लास्ट में रेप्लिकेट करते हैं। तो ये आपको एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ दोनों जगह याद रखना है, जहाँ पर पॉज़िटिव वायरॉइड आएगा, वहाँ याद रखेंगे कि ये न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करेंगे। जहाँ पर एप्सिन वायरॉइड आएगा, वहाँ याद रखेंगे कि ये क्लोरोप्लास्ट में रेप्लिकेट करेंगे। तो ये पॉइंट याद रखेंगे एग्ज़ाम के लिए, इसको कोई भी स्टूडेंट नहीं भूलेगा। ये आपके आगे के कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छा करेगा। अभी जब हम आगे रोलिंग मैकेनिज़्म पढ़ेंगे ना रेप्लिकेशन का, तो वो भी आपको समझ में आएगा और इनमें कंज़र्व्ड एरिया नहीं होता है। कोर कंज़र्व्ड एरिया क्या हेल्प करता है? न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करने के लिए ही बहुत ज़रूरी होता है कोर कंज़र्व्ड एरिया, तो वो इनमें है, जो आपके पॉस्पीवायरॉइड्स हैं और इन वालों में नहीं है, जो एप्सिन वायरॉइड हैं, इनमें नहीं है। तो अगर हम लोग इसको ग्रुप ए बोले, इसको ग्रुप बी बोलेंगे। तो हम लोग लास्ट में इस बारे में कुछ चीज़ें लिखेंगे भी कि जो हमने ग्रुप ए बोला जो कि पॉस्पीवायरॉइड्स का है और जो एक हमने ग्रुप बी बोला है जिसमें हम लोग एप्सिन वायरॉइड्स को ऐड कर रहे हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स लिखते चलेंगे जो आपको एग्ज़ाम में अगर आता है तो आपको कैसे याद रखना है। ये न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करेंगे, ये क्लोरोप्लास्ट में रेप्लिकेट करेंगे। यहाँ पे हम किस फीचर की बात कर रहे हैं उसे हमने यहाँ लिख दिया है, रेप्लिकेशन कहाँ हो रही है। इसके अलावा इनमें सेल्फ क्लीवेज की प्रॉपर्टी नहीं है। इनको जो होस्ट है, उसके एंजाइम्स पे डिपेंड होना पड़ेगा। इनमें सेल्फ क्लीवेज की प्रॉपर्टी है। ठीक है? तो ये खुद से अपना आरएनए स्ट्रैंड को कट कर सकते हैं, जबकि इनको होस्ट के राइबोज़ाइम की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग पॉस्पीवायरॉइड्स की बात कर रहे हैं, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एप्सिन वायरॉइड्स की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। फिर इनमें हमने बात करी कि न्यूक्लियस में रेप्लिकेशन होगी, सेल्फ क्लीवेज नहीं होगी यहाँ पर, इसको क्रॉस करके लिख लीजिएगा और इसमें कोर
कंज़र्व्ड एरिया भी होगा। इसमें ये सीसीए नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, ये याद कर लेंगे, नोट्स ऐसे बना लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ये क्लोरोप्लास्ट में रेप्लिकेशन होती है और सेल्फ क्लीवेज होती है, ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे रोलिंग मैकेनिज़्म समझने के लिए भी, ठीक है? तो क्लोरोप्लास्ट वाला पॉइंट तो अभी नहीं आएगा आगे, लेकिन ये सेल्फ क्लीवेज वाला पॉइंट आएगा, तो इसको याद भी रखेंगे और हम अभी टाइम आने पर इसका मीनिंग भी आपको समझाएँगे, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स ऑफ वायरॉइड्स ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना होगा अपने एग्ज़ाम में। सिट्रस में सिट्रस एक्सोर्टिस करता है सीईवीडी, एएसबीवी क्या करता है? एवोकाडो सन ब्लॉस्ट वायरॉइड है, जो कि हमने एप्सन वायरॉइड्स पढ़ा उस फैमिली में आता है। सीपीएफवीडी जो है ये क्यूकम्बर का पेल फ्रूट हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया, क्राइसैंथेमम और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वाले भी वायरॉइड्स। तो आपको एग्ज़ाम के लिए ये नाम याद रखने हैं, पीएसपीवी, सीएसवीडी ऐसे करके ये सारे के सारे नाम आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखना है, बाकी ये कौन-कौन सी डिज़ीज़ करते हैं ये भी याद रखनी है। हमने आपको इनके अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो भी बता दिया। अ, अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इनका रेप्लिकेशन का मैकेनिज़्म, ठीक है? तो सबसे पहले वायरॉइड का जो रेप्लिकेशन होता है, ये आरएनए बेस्ड रोलिंग सर्कुलर मैकेनिज़्म है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आ सकता है कि आरएनए बेस्ड रोलिंग मैकेनिज़्म से रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो ये आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छे से समझना है, बहुत सिंपल है। हम ये स्टार्टिंग में समझा देते हैं, थ्योरी देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हमने बोला ये सर्कुलर मॉलिक्यूल्स हैं, सर्कुलर मॉलिक्यूल था। हमको पता है ये आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड है और ये आरएनए है। अगर हमको कोई ऐसा आरएनए पॉलीमरेज़ मिल जाए, जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री यानी इसके जैसा दूसरा आरएनए की एक स्ट्रैंड बनाता चला जाए, तो कैसा रहेगा? तो इसकी कॉपी बन के तैयार हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बन के तैयार हो जाएगी। मतलब अगर ये पॉज़िटिव सेंस में फ़ोल्डेड है, तो हमको एक इसकी जैसी नेगेटिव स्ट्रैंड मिल जाएगी। मतलब इसमें अगर यहाँ पर एडेनिन प्रेज़ेंट होगा, तो हमको जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग में मिलेगी, उसमें यहाँ पर यूरासिल प्रेज़ेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे जी प्रेज़ेंट है, तो यहाँ सी प्रेज़ेंट होगा, तो हमें इस तरीके से एक नेगेटिव स्ट्रैंड मिल जाएगी, अगर मेरे पास आरएनए पॉलीमरेज़ होता है। तो ये पॉइंट तो सबको क्लियर है? तो मेरे पास वायरॉइड्स में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के सर्कुलर मॉलिक्यूल्स प्रेज़ेंट हैं। ये वायरॉइड होस्ट में एंटर कर गया, यहाँ पर इसको आरएनए पॉलीमरेज़ मिल गया, जो कि होता तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज़ है, लेकिन इसने हाइजैक कर लिया। हाइजैक होता है तो क्या होता है? जो काम नहीं भी करना सेल को, वो भी करना पड़ेगा, उसको ये ट्रिक कर देता है। काम था उसका किसी डीएनए को मॉलिक्यूल को पढ़ता जाकर और बनाता आरएनए। लेकिन होता क्या है, वो पॉलीमरेज़ जाके जो कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज़ होता है, वो इसके आरएनए को पढ़कर, अपना समझकर एक और कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना देता है। तो हुआ ये, अब ये सर्कुलर था, इसके आस-पास एक नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बननी स्टार्ट कर हो जाती है। अब हमने ये पहले ही पढ़ लिया है कि ये होते कैसे हैं? इनके पास ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट करने की तो क्षमता है, मतलब इनके पास में ओराई तो प्रेज़ेंट है, तो इनको किसी पे डिपेंडेंसी तो है नहीं कि ये रुके रहेंगे कि रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो इनके पास में मान लेते हैं इस जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ से इन्होंने रेप्लिकेशन अपना स्टार्ट कर लिया। आई होप आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है? तो रेप्लिकेशन इसका स्टार्ट हो गया। अब रेप्लिकेशन होता रहा, ये स्ट्रैंड बनकर जो नेगेटिव स्ट्रैंड चल रही देखिए ये थी पॉज़िटिव जो हम लोग पिंक से बना रहे हैं, वो ओरिजिनल स्ट्रैंड है, ये पॉज़िटिव स्ट्रैंड है। अब जो हमारी ये स्काई ब्लू कलर से हमने बनाई है, ये हमारी नेगेटिव यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनती जा रही है। अब मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन गई है बहुत बड़ी-सी, ठीक है? अब ये डिपेंड करता है कि मैंने इसी की यहाँ पर ही, इसी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की मैंने इस जगह पर ही इसको क्लीवेज कर दिया या फिर इसको फ़ोल्ड करना स्टार्ट कर दिया, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। हम लोग एक समझ लेते हैं कि इससे हमने फिर से किसी तरीके से पॉज़िटिव बना लिया इसको, क्योंकि इसका ही डिफरेंट मैकेनिज़्म है जो हम लोग आगे अभी पढ़ने वाले हैं। हमने इसकी पॉज़िटिव स्ट्रैंड ही बना ली, मान लेते हैं, ठीक है? अभी के लिए समझने के लिए। हमें ये जैसा था वैसा ही मिल गया, एक सीधा-सीधा आरएनए मिल गया। लेकिन अब वो आरएनए है बहुत ही ज़्यादा लंबा। एक हमको तो चाहिए था सर्कुलर आरएनए जिससे हमारा वायरॉइड बनता। पर मेरे पास एक बहुत लंबी सी चेन बन के तैयार हो गई है, जिसमें हमें ये पता है कि किस जगह पे से अगर हम इसे कट करें तो अलग-अलग मेरे पास वायरॉइड्स बन सकते हैं। तो अब मुझे चाहिए क्लीवेज, क्लीवेज यहाँ पर हो जाए, इसको कट कर दिया जाए। अगर यहाँ पर क्लीवेज की प्रोसेस हो जाए, क्लीवेज का मतलब काट दें इसको, तो ये स्ट्रैंड अलग-अलग हिस्सों में टूट जाएगी। जब ये अलग-अलग हिस्सों में टूट जाएगी, तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद में अगर होस्ट के पास में ऐसा एंजाइम है जो जो स्ट्रैंड्स हैं, इनको सर्कुलर बना दे, तो हमारे पास इस तरीके से सर्कुलर
सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के मॉलिक्यूल्स बनकर तैयार हो जाएँगे, जो कि हमें पहले भी देखने को मिल रहे थे और यही हमारे एक वायरॉइड से कितने सारे वायरॉइड्स बनकर तैयार हो गए। तो ये पूरा होता है आपका रोलिंग सर्कल मैकेनिज़्म फॉर रेप्लिकेशन। तो आई होप ये आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा, कुछ तो टिपिकल तो था नहीं इसमें, सिंपल सी बात थी। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था, वो फ़ोल्डेड था, सर्कुलर फॉर्म में फ़ोल्डेड था। 46 मिनट्स का लेक्चर हो गया है हमारा ऑलमोस्ट, है ना? हमको बहुत जल्दी से इसको फिनिश करना है, बस लास्ट टाइम चल रहा है इसका लेक्चर का, बस आखिरी-आखिरी के 5 मिनट बचे हैं। तो एक सर्कुलर आरएनए का मॉलिक्यूल है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। इसमें आरएनए पॉलीमरेज़ ने इसको इसके जैसी ही एक बहुत बड़ी-सी कॉम्प्लीमेंट्री चेन बना दी। हमने हमने बीच में कुछ मैकेनिज़्म होगा जो भी हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें इसके जैसी पूरी एक चेन मिल गई। उस चेन को हमने काटा किसी क्लीवेज एंजाइम से और उसके बाद में उसको जोड़ दिया जिस पॉइंट से वो जुड़ के पूरा-पूरा वायरॉइड बन सकता था। तो हमको मल्टिप्लिकेशन के थ्रू हमको यहाँ पर वायरल्स इसका वायरॉइड्स का मल्टिप्लिकेशन देखने को मिल गया इस रोलिंग सर्कल मैकेनिज़्म के थ्रू। तो ये बेसिक था जो आपको समझ में आ गया होगा। आगे अभी हम इसको डायग्रामेटिकली और दोनों ग्रुप्स में जो फैमिलीज़ पढ़ी इनमें क्या डिफरेंस है, वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है? तो होस्ट पे डिपेंडेंसी है क्योंकि होस्ट के एंजाइम्स को यूज़ करना है। खुद के पास कोई खास एंजाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा क्या है क्लीवेज सेल्फ क्लीवेज प्रेज़ेंट है, वो भी सिर्फ़ एक फैमिली के वायरॉइड्स के पास में, कौन-सी वाली? एप्सिन वायरॉइड्स में, ठीक है? वायरॉइड्स डू नॉट एन्कोड एनी प्रोटीन्स, दे हाइजैक होस्ट एंजाइम्स फॉर ऑल रेप्लिकेशन स्टेप्स। तो हाइजैक वर्ड याद रखेंगे कि हाइजैक कर ले रहे हैं, मतलब उसको उसी की मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं खुद से, होस्ट का काम नहीं होने दे रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। टेम्पलेट क्या है जिसके टेम्पलेट क्या होता है? जिसके बेस पे आगे मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो टेम्पलेट क्या है? सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड वायरॉइड आरएनए है जो कि न्यूक्लियस में होगी रेप्लिकेशन की प्रोसेस या फिर क्लोरोप्लास्ट में होगी। तो न्यूक्लियस में किसमें होगी? पॉप्सी वायरॉइड जो पॉस्पी वायरॉइड्स हैं और प्लास्ट में किसमें होगी? जो एप्सिन वायरॉइड्स हैं, ठीक है? एंजाइम्स कौन-कौन से लगेंगे यहाँ पर? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज़ है जिसको ये ट्रिक कर देता है अपने लिए यूज़ करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज़ 3 है। व्हिच इज़ रीडायरेक्टेड टू ट्रांसक्राइब एन आरएनए टेम्पलेट जो डीएनए पे काम करना था उसको इन्होंने हाइजैक कर लिया और उससे अपने आरएनए की कॉपीज़ बनवा रहे हैं। बाकी यहाँ पर लाइगेज़ एंजाइम का भी काम आएगा, जो कि हम लोग लास्ट स्टेप में पढ़ते हैं, ठीक है? तो एक तो ये चीज़ हमने पहले ही पढ़ ली। 3 स्टेप्स क्या हैं? आरएनए का पॉलीमराइज़ेशन है जो हमने पहला स्टेप देखा था, जब एक नई स्ट्रैंड बनने लगेगी, फिर उसको काटना है, क्लीवेज बोल देंगे और लास्ट में उसका लाइगेशन करना है। और उसको सर्कुलर फॉर्म में जैसे वायरॉइड्स होते हैं, वैसे बनाना ही फाइनल स्टेप होता है, जिसके साथ ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन में अगर एग्ज़ाम में आता है, तो आपको ये तीनों लिख के आने हैं। इनकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं जल्दी से। सबसे पहला स्टेप क्या है? आरएनए पॉलीमराइज़ेशन। इसमें क्या है? सिंथेसिस ऑफ ओलिगोमर्स पूरी जो डीएनए स्ट्रैंड्स है हैं, वो बनेगी। तो सर्कुलर वायरॉइड एनए आरएनए है, ये होस्ट सेल में गया, उसका जो आरएनए पॉलीमरेज़ है, उसको यूज़ कर लिया जाकर किसी भी साइट पर कैसे या तो आरएनए न्यूक्लियस में जा रहा है रेप्लिकेट करने के लिए या फिर क्लोरोप्लास्ट में जा रहा है रेप्लिकेट करने के लिए, तो ये डिपेंड करता है किस फैमिली का वायरस है। फिर ये होस्ट सेल में आरएनए पॉलीमरेज़ जो पहले से था, पॉलीमरेज़ सेकंड आपका रहेगा, उसको यूज़ करके एक आरएनए की पूरी कॉपी सिंथेसाइज़ होगी। एक लॉन्ग कंटीन्यूअस चेन बनेगी पॉजिटिव स्ट्रैंड ऑफ आरएनए जो कि जिसमें कई सारी कॉपीज़ ओरिजिनल की होंगी मतलब एक वायरॉइड सिर्फ़ इतना सा था, है ना? तो जो नई बनती है ना, वो बहुत लंबी बनती चली जाती है। तो इसमें हमें कई सारे वायरॉइड्स अगर हम इसको क्लीवेज करके कट कर लें, तो एक ही चेन से कई सारे वायरॉइड्स देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है? एक बहुत लंबी चेन बन जाती है एक वायरॉइड से ही। फिर मल्टीमेरिक इंटरमीडिएट बनता है क्योंकि उसमें बहुत सारे लिंक्ड हैं मल्टीमर्स, ठीक है? तो ये यहाँ तक हमने ये चीज़ पढ़ ली है। अब इसके बाद में हम लोग सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप में हमें पढ़ना है क्लीवेज। तो क्लीवेज के बारे में हमने आपको बोला जो पॉप्सी वाले हैं, जो पॉस्पी वाले हैं, पॉस्पी वायरॉइड्स हैं, उनमें सेल्फ क्लीवेज नहीं है। तो वो होस्ट के राइबोज़ाइम पर डिपेंड करेंगे। आरएनएज़ पे डिपेंड करेंगे। जो एप्सिन वायरॉइडी हैं, इनके पास में सेल्फ क्लीवेज प्रॉपर्टी है और ये खुद ही उस आरएनए को कट कर लेंगे और वायरॉइड आरएनए के जैसे स्ट्रक्चर्स में कट कर लेंगे खुद से ही। बाकी बस इनको लाइगेज़ एंजाइम मिल जाए तो इनके वायरॉइड्स की कॉपी मिलकर तैयार हो जाएगी। तो अगर आपको इतनी डिटेल में नहीं भी पढ़ना है, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि इस स्टेप में क्या होगा, जो एक लंबी-सी वो चेन बनी थी, उसको काट-काट कर उस शेप में ले आएँगे जितने न्यूक्लियोटाइड्स एक वायरॉइड में थे। तो वो हमें यहाँ पर देखना है कट इनटू इंडिविजुअल एक-एक इंडिविजुअल थायरॉइड का जितना न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस था उतने में कट कर लिया। लास्ट में लाइगेशन हो जाएगी यानी कि जुड़ना।
लाइगेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ देना। तो लास्ट में लाइगेशन हो जाएगी इस स्ट्रैंड की, सर्कुलराइज़ेशन सर्कुलर मॉलिक्यूल्स थे तो यहाँ पर ये सर्कुलर मॉलिक्यूल्स बन जाएँगे। इसमें काम कौन करेगा? लाइगेस एंजाइम जो कि आरएनए लाइगेज़ आपको मिल जाएगा। तो ये एंजाइम यहाँ पर याद रखना है। अगर ये प्रोसेस आती है तो आपको तीनों स्टेप में एंजाइम्स का पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट स्टेप में आपका आरएनए पॉलीमरेज़ सेकंड लग रहा है, सेकंड स्टेप में आपका राइबोज़ाइम यूज़ हो रहा है और लास्ट स्टेप में आपका आरएनए लाइगेज़ का यूज़ हो रहा है। इससे हमें मिलेगा क्या? फाइनल सर्कुलर मोनोमेरिक प्रोजेनी मिलेंगी बायरॉइड्स की और ये प्रोजेनी अलग-अलग सेल्स में आगे इस सेल से निकल के यहाँ से एग्ज़िट लेके नए सेल्स को इन्फेक्ट करने लगेंगी जाके। तो ये बेसिक प्रोसेस रहता है। अब हम लोगों ने जो बात करी डिफरेंस वो यहाँ देख लेते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉज़्टिवाइरॉइड्स में क्या हो रहा है। इनमें यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है? इसको अगर ध्यान से समझ लेंगे तो जितना भी पीछे पड़ा वो सब समझ में आ जाएगा। देखिए, ये पॉज़िटिव था, मतलब इससे ही पूरी आगे की प्रोसेस हो रही है। पॉज़िटिव स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। इससे आगे जाके ये नेगेटिव स्ट्रैंड बनी, मतलब इसके जैसी कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये टेम्पलेट थी, अगर यहाँ लिखना चाहें, अगर आपको ये यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो इसको यहाँ लिखा रहने देते हैं, जिससे आपको बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। ये टेम्पलेट थी, कॉम्प्लीमेंट्री को हम लोग स्काई ब्लू से रिप्रेज़ेंट करेंगे, ठीक है? ये कॉम्प्लीमेंट्री है, जो इसके जैसी बन रही है। ठीक है? ये कॉम्प्लीमेंट्री चेन हमें बहुत लंबी-सी बन के मिल गई। अब इनके पास सेल्फ क्लीवेज प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो क्या होगा आगे इसकी जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हुई है, इस आरएनए से जो कि कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड है, इससे फिर से एक कॉपी बनेगी जो कि पहले वाली स्ट्रैंड के जैसी ही होगी। जब हमें फिर से टेम्पलेट स्ट्रैंड जैसी बेस पेयरिंग देखने को मिल जाएगी, तब इसमें जो होस्ट का राइबोज़ाइम है, उसका यूज़ करके इसको कट कर लिया जाएगा कॉपीज़ में। ये आपने देखा ये एक वायरॉइड जितने न्यूक्लियोटाइड्स थे उतने कट होके फिर से न्यू कॉपीज़ ऑफ वायरॉइड्स बनने लगेंगी। तो ये हमने बात करी किसमें? जो पॉज़्टिविरॉइडी है इसके अंदर। तो ये असिमेट्रिक मोड था। इसमें इस साइड पर रोलिंग मैकेनिज़्म चल रहा था और यहाँ पे स्ट्रैंड चल रही थी, क्योंकि इनके पास सेल्फ क्लीवेज की प्रॉपर्टी नहीं थी। अभी हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक मोड जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? एप्सिन वायरॉइडी के बारे में। इनमें सेल्फ क्लीवेज की प्रॉपर्टी है तो चेंज कहाँ आ जाता है? ये टेम्पलेट स्ट्रैंड थी। टेम्पलेट स्ट्रैंड से कोडिंग होकर यहाँ पर आपको देखने को मिला आरएनए पॉलीमरेज़। अब जैसे स्टेप है तो यहाँ आप ये जब नोट्स बनाएँगे तभी याद कर लीजिए। यहाँ आरएनए पॉलीमरेज़ सेकंड का काम है। आरएनए पॉलीमरेज़ सेकंड आया, उसने कॉपी बनानी स्टार्ट कर दी। यहाँ पर आपको नेगेटिव स्ट्रैंड यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनती हुई दिख गई, ये बन गई। इसके पास में सेल्फ क्लीवेज की प्रॉपर्टी थी, तो सेल्फ क्लीवेज की प्रॉपर्टी होने की वजह से इसने जो एक लॉन्ग चेन बनी हुई थी, इसको कट कर लिया छोटी-छोटी चेन्स में जितनी एक-एक वायरॉइड के लिए चाहिए थी। ठीक है? तो यहाँ तक कि अब क्या था रोलिंग मैकेनिज़्म स्टॉप हुआ, क्लीवेज स्टार्ट हो गई, स्ट्रैंड्स में फिर से वापस आ गई। अब यहीं पर रोलिंग हो गई जो लाइगेशन हम लोग बोल रहे थे वो यहाँ हो गई है मतलब यहाँ पर आरएनए लाइगेज का काम आ गया। ठीक है? तो ये एंजाइम यहाँ याद रखेंगे। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री वायरॉइड बना है, वायरॉइड नहीं बना है। इसको हम लोग वायरॉइड नहीं बोल रहे हैं, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री ज़रूर बोल सकते हैं। इसके जैसा है लेकिन सेम टू सेम वैसा नहीं मिलेगा ना, ये हम लोगों को ये टेम्पलेट वाली थी और ये कोडिंग वाली स्ट्रैंड का बना हुआ है। फिर इससे दोबारा से यहाँ पर इसकी कॉपी बनेगी जिसके थ्रू हम लोगों को जो टेम्पलेट वायरॉइड में था स्ट्रक्चर वो पूरा देखने को मिलेगा। फिर ये अपनी सेल्फ क्लीवेज की प्रॉपर्टी शो करेंगे जो एक हमको फिर से ये पूरा आरएनए मिल रहा था जो पूरा आरएनए मिल रहा था सिंगल स्ट्रैंडेड, उसको ये फिर से काट देंगे और इसको क्लीवेज करने के बाद में हमें फाइनली फिर से अपना जैसा वायरॉइड था वैसा मिल जाएगा। तो अब आपको समझ में आया ये सिमेट्रिक मोड है। इसमें सेल्फ क्लीवेज की प्रॉपर्टी की वजह से जो पहले स्ट्रैंड बनी आरएनए की उसको वहीं पर क्लीवेज कर दिया गया, फिर उसके हिसाब से आगे दोबारा से स्ट्रैंड बन के प्रोसेस कंप्लीट हुई। लेकिन जब हम लोग इसमें देख रहे हैं तो इसमें सेल्फ क्लीवेज ना होने की वजह से पहले स्ट्रैंड बन गई और उसके बाद में पूरा फाइनल स्टेप में लास्ट में जाकर हमने उसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाकर टेम्पलेट वाले को वापस लाकर फिर से बनाया। अगर हमें बिल्कुल बेसिक में समझना है तो हम क्या समझ सकते हैं? सबसे पहले जो वायरॉइड था, उसके बाद पॉलीमराइज़ेशन हुई, एक ये यहाँ हम आपके लिए बना देते हैं। ये हमारे पास एक वायरॉइड था, एग्ज़ाम में आप इतना लिख कर आएँगे ना तो भी चलेगा। इसके जैसी हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मिल गई, ये पॉज़िटिव सेंस था, हमें यहाँ पर पॉज़िटिव हमने यही बोला था, जो भी चेंजेज़ आएँगे वो बीच में वहाँ पर आ जाएँगे जो दोनों फैमिलीज़ हैं।
हमें फिर पॉज़िटिव स्ट्रैंड एक बार मिल गई, तो इसके बाद में इसका क्लीवेज हो गया। क्लीवेज होने के बाद में हमको अलग-अलग जितनी लेंथ होती है वायरॉइड्स की, उतनी लेंथ के वायरॉइड्स मिलने लगे। फिर इनकी लाइगेशन हो गई और लाइगेशन के बाद में हमको एक से कई सारे वायरॉइड्स देखने को मिल गए, ठीक है? तो ये आपका बेसिक मैकेनिज़्म रहता है, इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं। एक आरएनए पॉलीमराइज़ेशन है, एक कटिंग है जिसको हम लोग क्लीवेज बोल रहे हैं और लास्ट में आपका है लाइगेशन या फिर सर्कुलराइज़ेशन और ये 2 मोड्स होते हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं 15 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर कवर हो गया है। हमने आज के लेक्चर में क्या-क्या चीज़ें पढ़ी, एक बार लास्ट में नोट कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा वायरॉइड्स होते क्या हैं, इनके बिल्कुल ही बेसिक सा एक इंट्रो लिया, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका जीनोम कैसा होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो स्ट्रक्चर कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, सर्कुलर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है, फोल्डिंग हो जाने से हाइली कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए प्रेज़ेंट है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है और इनके ही जीनोम में हमें कोई भी प्रोटीन कोड देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए वायरसेस से अलग है। फिर इसके बाद में स्ट्रक्चर हो गया, जीनोम हो गया, हमने पढ़ा रोलिंग सर्कल मैकेनिज़्म फॉर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मैकेनिज़्म। तो इतनी चीज़ें आज के लेक्चर में हमने पढ़ी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। जो कुछ भी समझ में नहीं आता है वो आप कमेंट कर सकते हैं जाकर। जैसे ही आप अपना ऐप खोलते हैं तो ऐप के प्रेफ़ेस में जहाँ यहाँ पर आपका जब कंटेंट आ रहा है, इस जगह पे फ़ोरम लिख के आ रहा है। इस फ़ोरम में जाकर आप अपने सारे डाउट्स लिख सकते हैं। जो भी चीज़ें यहाँ रह जाती हैं, अगर आपको लग रहा है कोई टॉपिक रह गया है, कोई टॉपिक टिपिकल है, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम आने वाले वीडियोज़ में उसको कवर कर लेंगे। तो आई होप आज सारी चीज़ें क्लियर हो, कोई डाउट्स आपको ना रहे हों और अगले लेक्चर्स जो आएँगे वो भी आपको अच्छे से समझ में आएँ। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच लेक्चर्स। वर्षा भारद्वाज दिस साइड साइनिंग ऑफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए।